A very warm welcome dear students for revision lectures of rotational dynamics. आज हम लोग rotational dynamics चैप्टर की रिवीजन करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि rotational dynamics मिनिमम 2 वीडियोस में खत्म हो जाए. राइट, रिवीजन मतलब हम लोग सब कुछ फटाफट एक बार देख लेंगे सो दैट एग्जाम के टाइम कम टाइम में हम इसको रिवाइज कर पाए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स द वेरी फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स. तो स्टार्ट करते हैं. रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन आएगा रेडियस वेक्टर का. रेडियस वेक्टर, ओके, सो ये आपको याद रखना है. व्हाट इज अ रेडियस वेक्टर? आई विल एक्सप्लेन यू. रेडियस वेक्टर क्या होता है? देखो, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द पार्टिकल. ओके, अगर कोई वेक्टर है जो सेंटर से पार्टिकल की तरफ ड्रॉ किया जाए तो उसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे रेडियस वेक्टर है ड्रॉ किए, R1 बार, R2 बार, R3 बार. याद रखना ये सारे लेंथ में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग अलग है. तो इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड भले सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. तो हम बोल सकते हैं कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन. बस एनीवेज एग्जाम में बहुत आएगा तो डेफिनेशन पूछेंगे रेडियस वेक्टर का, याद रखना इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. जो अगला डेफिनेशन हमको पढ़ना चाहिए वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो डेफिनेटली रेडियस वेक्टर रोटेट होगा या उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगा. राइट, तो ऐसा बोल सकते हैं द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मतलब एंगल वाइज पार्टिकल जितना भी घूमा ना उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन. और याद रखना बच्चे लोग, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं देखो. अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ओके, या एंटी क्लॉकवाइज. मतलब दो ही सेंस हो सकता है. तो देखो मैंने दो अलग अलग डायग्राम बनाए हुई है, यहाँ पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे पार्टिकल अलग सेंस में घूम रहा है. तो आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का? बाय यूजिंग अ रूल कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल, जो कि कुछ ऐसा है. मतलब तुमको अपने राइट हैंड को कर्ल करना है इन द सेंस ऑफ मोशन, तो आउटस्ट्रेच थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो फर्स्ट सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, सेकंड सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है. तो ये मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखा दी. इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है. लेट अस सी व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या ओमेगा इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी यूनिट होगी रेडियन अपॉन सेकेंड, और इसका डायरेक्शन सेम एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है. राइट, इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का भी, सॉरी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा. तो ये मैंने बनाया हुआ है देखो यहाँ पे. ओके, उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, सेकेंड का टाइम होता है, ऊपर आके t-1 हो जाएगा. तो ये उसकी डायमेंशन मैंने लिखी हुई है. तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे. अगला जो तुम लोगों को फॉर्मूला या डेफिनेशन याद करना चाहिए वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का. तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है देखो, द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. या ऐसा बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called as angular acceleration. Angular acceleration is derivative of omega with respect to time. और angular acceleration का डायरेक्शन है ना, देखो थोड़ा संभालना पड़ेगा. अब उसकी डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगी कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है. अगर तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे. और अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है, ओके, कम हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में होंगे. ये दोनों डायग्राम मैंने बनाए, ध्यान से देख लेना. ओके, देखो ध्यान से देखो. तो मैंने दो डायग्राम बनाए. यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है. तो देखो थीटा थीटा और ओमेगा तो हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे. तो अल्फा थीटा ओमेगा तीनों सेम डायरेक्शन में. यहाँ पे एक मिनट ना बच्चों, मैं यहाँ पे तुमको सेंस ऑफ सर्कल बना देता हूँ. देखो ये ऐसे घूम रहा है, बराबर है, और स्पीड बढ़ रहा है अगर, तो अल्फा थीटा ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे. और अगर यहाँ पे भी ऐसे ही घूम रहा है, सेम सेम डिस्टेंस में घूम रहा है, तो थीटा और ओमेगा तो ऊपर की तरफ होंगे, लेकिन अल्फा नीचे क्यों है? क्योंकि स्पीड कम हो रहा है. तो अगर पार्टिकल का स्पीड कम हुआ तो इसका मतलब अल्फा और ओमेगा उल्टा होंगे, और अगर पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे.
और जब भी स्पीड चेंज होगा ना बच्चों तो ही अल्फा पिक्चर में आएगा। मतलब अल्फा विल कम इन द पिक्चर ओनली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा पिक्चर में नहीं आएगा, राइट, याद रखना अल्फा जीरो होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है, ये ओमेगा कांस्टेंट होगा तो उसकी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगी, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब पिक्चर में आएगा, याद रखना ओनली इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रही ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मतलब हर जगह स्पीड वी वी वी, या वी कांस्टेंट ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, बिकॉज बच्चों को ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। हम सब जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर v कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है ना, रेडियस थोड़ी बदलती है सर्कल की, तो v अगर कांस्टेंट होगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। अच्छा, लेकिन ध्यान से सुनना, v भले कांस्टेंट है, स्पीड भले कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी मतलब वेक्टर, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे भले मैग्नीट्यूड v की सेम होती है बट डायरेक्शन बदलती है, इसलिए तुम बोल सकते हो कि वेलोसिटी बदल रही है। और वेलोसिटी बदलने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, और उस फोर्स को देखो, ये फोर्स जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया है ना, ये वो फोर्स है जो डायरेक्शन बदलता है वेलोसिटी का, राइट, सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है, राइट। और इस फोर्स का डायरेक्शन अगर देखो तो तुम अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, और इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स होता है, और उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी फॉर्मूला तुमको याद रखनी पड़ेगी। उसकी फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय आर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, तीन तीन स्टाइल में याद रखना है। और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं एम वी ओमेगा। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑफ कोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो होगा बच्चों, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास, F इक्वल टू एम ए, है ना, F इज इक्वल टू एम ए, तो ए कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास कर लो तो सारे जगह से मास कैंसिल हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तीन फॉर्मूला आएगा, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही फोर्स होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो स्पीड के जो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है, मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता, राइट। और उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास, तो ये सारे मास चले जाएंगे, यू विल गेट द आंसर। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी चेंज हो रहा है, स्पीड भी चेंज होता है, या तो बॉडी का स्पीड बढ़ता है या तो बॉडी का स्पीड कम होता है। तो ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे दो फोर्स चाहिए होते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल, ताकि बॉडी गोल घूमे, बॉडी को गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट है, और दूसरा होता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट भी एक फोर्स चाहिए होता है जो उस बॉडी के स्पीड को चेंज करे, राइट। तो अगर वेलोसिटी और टेंजेंशियल फोर्स सेम डायरेक्शन में तब तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर तुमने टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी को उल्टा डायरेक्शन में लगा दिया तब तो स्पीड कम होगी। तो नॉन यूसीओ मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो फोर्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम जानते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, या फिर एम वी ओमेगा, एम वी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, तुम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला जानते हो, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर और वी ओमेगा। अब ध्यान से सुनना, एक और फोर्स भी है टेंजेंशियल फोर्स। तो देखो टेंजेंशियल फोर्स का फॉर्मूला भी याद रखना, टेंजेंशियल फोर्स इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा आर अल्फा, आर इंटू अल्फा। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखना, ओके। कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस होते हैं, एक का काम है स्पीड को कम या ज्यादा करना, और एक का काम है बॉडी को गोल घुमाना। जो गोल घुमाने वाला फोर्स है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, और जो बॉडी के स्पीड को बदलता है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल। तो दो एक्सेलरेशन भी होते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा। और टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, देखो अब दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, दैट इज सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। और अगर तुमको नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो भी ऐसे निकाल सकते हो,
रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो इतना हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेहिकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो याद रखना ट्रैक तो सर्कुलर है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, मतलब ट्रैक को टेढ़ा नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड। देखो अब तक हमने जो पढ़ा ना उसमें क्या आएगा एग्जाम में, डेफिनेशन आएगा और तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन अब डेरिवेशंस आएंगे। तो देखते हैं हम लोग कुछ डेरिवेशंस देखते हैं बच्चों। सी क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा तुमसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच दिस कार कैन टेक अ टर्न। तो देखो बच्चों इस कार के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, देखो तीन ही फोर्स एक्ट होंगे। एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ये देखो, एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा ऊपर की तरफ, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। एक वेट mg एक्ट होगा नीचे, और एक फोर्स होगा जो ये बाहर की तरफ स्किड होने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकने वाला फोर्स होगा फ्रिक्शन, ठीक है। अब तुम ध्यान से अगर डायग्राम को देखो तो तुमको पता चलेगा कि वो फोर्स जो बॉडी के सेंटर की तरफ जा रहा है, जो रोड के सेंटर की तरफ, देखो तुम्हारा रोड ऐसे कर्व्ड, ठीक है। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है। ओके, और एन और एम जी तो इक्वल होंगे, ये ऊपर और नीचे और इक्वल है, क्योंकि गाड़ी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे वाई एक्सिस पे जा रही है, तो एन और एम जी तो इक्वल है। और वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ध्यान से सुनना, मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम द फिगर एन और एम जी तो इक्वल है, ये तो क्लियर है। और याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देने वाला है, फ्रिक्शन। तो मैं लिखूंगा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये हमेशा इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल, यही सेंट्रीपिटल देने वाला है। तो दिस शुड बी इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल, मतलब क्योंकि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल देने वाला है, या तो उसे सेंट्रीपिटल से ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, राइट। तो ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर। और एन क्या है बच्चों, एन एम जी है, तो एम एम कट गया, स्क्वायर रूट ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखो क्या मिला मुझे, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। v शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, मतलब v या तो रूट ऑफ म्यू आर जी से कम होना चाहिए, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल टू। या तो उसे रूट ऑफ म्यू आर जी से कम, मतलब मुझे गाड़ी चलाना है अगर इस रोड पे बिना फिसले हुए, तो या तो मुझे रूट ऑफ म्यू आर जी से कम स्पीड में चलाना है, या मैक्सिमम क्या हो सकता है, रूट ऑफ म्यू आर जी। तो इस तरह से मुझे पता चल गया कि द मैक्सिमम स्पीड विद विच कार कैन बी ड्रिवन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ म्यू आर जी। हाँ, ये म्यू को म्यू एस लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये म्यू के जगह म्यू एस लिख लो। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं, तुम जानते हो वेल ऑफ डेथ। अब वेल ऑफ डेथ में देखो ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये एक एक कोई आदमी होगा जो गाड़ी चला रहा है, ओके। तो ये ब्लू कलर का डॉट मतलब कोई आदमी है जो इस वेल ऑफ डेथ में बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, ठीक है। उसमें फोर्सेस क्या क्या एक्ट होंगे बच्चों, देखो mg वेट नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि वो नीचे mg नीचे की तरफ लगेगा तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन उसको बचाएगा। और क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है ना ऐसे, तो वो फोर्स लगाएगा वॉल्स के ऊपर, तो वॉल्स भी लगाएंगे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो ऐसे ऐसे तो नहीं चल रहा वो वाई एक्सिस पे, तो एफ एस और एम जी इक्वल है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है। तो मैं लिख सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर इस आदमी को नीचे नहीं गिरना है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम जी। अगर इस आदमी को नीचे नहीं गिरना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन, और n क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, mv स्क्वायर बाय आर। तो लो मैंने सब्सटीट्यूट कर लिया तो mm कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आया v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब स्पीड या तो इससे ज्यादा होना चाहिए या कम से कम इतना होना चाहिए। मतलब इस आंसर से स्पीड या तो ज्यादा होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। तो कम से कम स्पीड पूछा जाएगा, इस केस में कम से कम स्पीड जानना जरूरी है, राइट। तो वी मिनिमम पूछेंगे वो लोग, तो ये आंसर है। देखो पिछले क्वेश्चन में वी मैक्सिमम पूछा था, राइट, इस क्वेश्चन में वी मिनिमम। क्योंकि क्या होता है अगर वो ज्यादा स्पीड में चलाएगा तो कभी नीचे नहीं गिरेगा, तो कम से कम कितने स्पीड में चलाए कि वो जस्ट मतलब घूमता रहे ऐसे नीचे ना गिरे, तो वो ये स्पीड है।
तो जो भी ऐसे मौत के कुएं में गाड़ी चलाते हैं तो ये सब जानते हैं कि कम से कम इतने स्पीड में चलाना है। ओके, इससे इससे ज्यादा स्पीड रखना है, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा स्पीड में चलाना है, नहीं तो गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये वेल ऑफ डेथ हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बैंक्ड रोड। ओके, बैंक्ड रोड के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और तुमको क्या पूछा जाएगा देखो, बैंक्ड रोड में मैक्सिमम स्पीड निकालना होगा बैंक्ड रोड में, और मिनिमम स्पीड निकालना होगा बैंक्ड रोड में। ठीक है, तो पहले मैं तुमको मैक्सिमम स्पीड करा रहा हूँ, फिर मैं मिनिमम स्पीड कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना बच्चों। सी, ये एक कार है, ओके, जो लैपटॉप के अंदर घुस रही है ऐसे, क्योंकि रोड तुम्हारा ऐसे है कुछ, देखो, आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस डायग्राम। ये तुम्हारा रोड है, ओके, रोड ऐसा होगा कुछ, राइट, मतलब रोड को रेस किया हुआ है ऊपर की तरफ। ओके, यू नो व्हाट इज बैंकिंग, राइट। तो देखो ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, ओके, और ये तीन ही फोर्स एक्ट होते हैं गाड़ी पे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन रोड देगा, एक mg, और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस तरफ क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम गाड़ी को एकदम स्पीड में चलाओगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है हम गाड़ी तेज चलाएंगे, अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो हम रोड के बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा ऐसे, रोड के नीचे की तरफ, राइट। तो ध्यान से सुनना बच्चों। अब देखो प्रूफ किया जा सकता है, तुम एग्जाम में प्रूव मत करना, बस याद रखना ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये भी थीटा होगा, ये तीनों थीटा थीटा थीटा, वो याद रखना है, एग्जाम में प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुमको याद रखना पड़ेगा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन और एफएस, ये दोनों ना तो वर्टिकल है ना तो हॉरिजॉन्टल है, तो इनको ब्रेक करूंगा। तो देखो एन को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, एफएस को मैं ब्रेक करूंगा तो उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे एफएस और एक्स और वाई एक्सिस पे। तो देखो मैं कर रहा हूं, देखो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब ध्यान से डायग्राम को देखो, अगर तुम ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये दोनों मिलके ना रोड के, अब एन और एफ एस को भूल जाओ, उनको मैंने तोड़ दिया, राइट। तो रोड के सेंटर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है, देखो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, एन कॉस थीटा और एफ एस कॉस थीटा, ये रोड के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है। तो एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, राइट। तो ये दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, और यहाँ पे गाड़ी वाई एक्सिस पे तो चल नहीं रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एन कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। तो मैं लिख देता हूँ, देखो पहले तो मैंने लिखा कि ये n साइन थीटा, ये दोनों मिलके क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, और और ये n cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, mg प्लस fs साइन थीटा। देखो n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस fs साइन थीटा, तो mg मिल गया मेरे को, मैंने ये fs लिखना चाहिए था, ओके, ये fs ठीक है, याद रखना है f सबसे। अब बच्चों कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लो, तो तुमको आंसर आ जाएगा, बस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर आएगा वी मैक्स का। देखो जब तुम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो तुमको कुछ ऐसा आएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू, ये पहला वाला अपॉन दूसरा वाला, ये देखो एक मिनट में बता रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। जब तुम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करोगे ना, तो ये m और ये m कट जाएंगे, राइट। यू विल गेट v स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग। फिर तुमको क्या करना है ना, राइट साइड में ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे नहीं, मैंने अगले वाले में करके दिखाया, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं, मैंने अगले वाले में करके दिखाया। तो ये मैंने क्या पढ़ा है बच्चों तुम लोगों को, किसका डेरिवेशन था ये, अगर मैक्सिमम स्पीड पूछा गया तो ऐसा करना, अगर मैक्सिमम स्पीड, ये मैक्सिमम स्पीड वाला डेरिवेशन था, ठीक है। अब मिनिमम वाला देखते हैं। देखो अगर तुमने गाड़ी बहुत जोर से चलाया तो तुम्हारा गाड़ी रोड के बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन अगर तुमने गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो चला लिया ना, तो अब गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमने गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो चला लिया, तुम्हारा रोड तो ऐसे टेढ़ा है, तो तुम्हारा गाड़ी नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन अब ऊपर लगेगा, बस यही फर्क है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये अगला डायग्राम है, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे मिनिमम स्पीड निकालने की, मिनिमम वाला स्पीड। तो अब तुम गाड़ी धीरे चला रहे हो, तो तुम्हारी गाड़ी का क्या हो रहा है, तुम्हारी गाड़ी ऐसे नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, इस तरफ नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा ऐसे, ठीक है। वापस वही पहले वाला लॉजिक कि ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है ये एंगल थीटा। अब मैंने वापस वही किया, एन और एफ एस को मैंने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, कंपोनेंट्स में। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब एकदम ध्यान से देखना, तुम्हारा रोड का सेंटर देखो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे है, ये रोड का सेंटर है। और अब एकदम कॉन्सेंट्रेट करना बच्चों,
पहले क्या हो रहा था, पिछले वाले डायग्राम को एक बार देखते हैं, रुको ना बच्चों। पहले क्या हो रहा था, ये एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा दोनों रोड के सेंटर की तरफ एक्ट हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। देखो अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो एन साइन थीटा तो रोड के सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये तो दिख रहा है, लेकिन एफ एस कॉस थीटा उसको कैंसिल कर रहा है। एन साइन थीटा सेंटर की तरफ है, लेकिन एफ एस कॉस थीटा उल्टा है। मतलब तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा एन साइन थीटा को कैंसिल कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं mv स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ, ये मेरा इक्वेशन 1 है। सिमिलरली अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स वाले इक्वेशन से मैं क्या लिखूंगा, mg इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। चलो ये भी लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो वही आएगा, देखो ये आएगा। अब यहाँ पे मैंने समझाया क्या करते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम क्या करोगे बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n cos थीटा से डिवाइड कर दो। देखो यही मैं कह रहा था तुमसे, n cos थीटा से डिवाइड कर लो, तो देखो क्या होगा, ये n कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, ये cos थीटा कट जाएगा, एफ एस अपॉन एन इज म्यू एस, म्यू एस, ये पूरा 1 हो जाएगा, n cos थीटा काट के, और यहाँ पे आएगा एफ एस अपॉन एन म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। तो देखो आंसर क्या आया, सिंपल। देखो ये आंसर आया। मतलब हुआ क्या ना, वहां पे क्या था, यहाँ देखो पहले वाले मैक्सिमम वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था। मिनिमम वाले में क्या होता है, यहाँ माइनस आता है, उल्टा हो जाता है साइन, और कुछ नहीं। ठीक है। और एक थर्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, वो लोग बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड। अब सुनो, अगर मैं गाड़ी जोर से चला रहा हूं तो मेरा गाड़ी बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। अगर मैं गाड़ी स्लो चलाऊंगा तो मेरा गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। कोई तो ऐसा स्पीड होगा ना जहां पे ना तो मेरी गाड़ी बाहर स्कीड हो रही है ना नीचे स्कीड हो रही है। अच्छा, उस स्पीड को बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। और ऑप्टिमम स्पीड में सेम तरीके से डेरिवेशन करना है बच्चों। क्या करना मैं बताता हूँ। अगर ऑप्टिमम स्पीड पूछा ना एग्जाम में, तो तुम एक काम करना, तुम ये सेम डेरिवेशन करना, सेम ये जो मैंने किया ना मैक्सिमम वाला, सेम यही कर देना। सिर्फ याद रखना फ्रिक्शनल फोर्स मत दिखाना, क्योंकि तुम ऑप्टिमम स्पीड में अगर गाड़ी चलाओगे ना बच्चों, तो क्या होगा, ना तो तुम्हारी गाड़ी बाहर जाने की कोशिश कर रही है ना नीचे, तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं होगा व्हील्स पे। तो एफएस दिखाना ही मत, और एफएस दिखाओगे ही नहीं ना, तो देखो म्यू एस आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर म्यू एस नहीं आएगा पिक्चर में, तुम्हारा आंसर आएगा रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड को सेफ स्पीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईजी है, इसलिए उसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बता दिया तुमको कि अगर ऑप्टिमम स्पीड का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो सिर्फ इतना कर लेना कि वो अपने म्यूएस को दिखाना, फ्रिक्शन वाले फोर्स को दिखाना ही मत, और बाकी सब कुछ सेम है। तो तुमको आंसर आएगा वीमैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब लास्ट एक कर लेते हैं, और एक बाकी के जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले हैं, वो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, रिवीजन लेक्चर में, डोंट वरी। उसके पहले कोनिकल पेंडुलम करते हैं बच्चों। कोनिकल पेंडुलम देखो, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम में एक बॉब होता है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कोन के सरफेस पे चलता है ऐसे। तो कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम इन विच द बॉब परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कोन। ठीक है, अब इसमें देखो कौन से ये किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉब को मैंने बनाया है। ये स्ट्रिंग है ब्लू कलर का, ये ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये रेडियस है, और ये कुछ भी यही है, ओके, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो बच्चों ध्यान से सुनना। फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे, बस दो ही, टेंशन और mg। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग, टेंशन और mg। देखो T और mg, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लू ना, तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब तुम देखो तो टेंशन टेढ़ा है, क्योंकि टेंशन टेढ़ा है, मैं टेंशन को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक तो T cos थीटा और एक T sin थीटा। अब ध्यान से देखो, कौन सा फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है, T sin थीटा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और कौन ये वाला तो इक्वल है दोनों, क्योंकि बॉब तुम्हारा ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है वाई एक्सिस पे। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक चेंज, अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। क्यों, मैं बताता हूँ, सुनो। इसमें क्या होता है ना, वो लोग पूछते हैं टाइम पीरियड निकाल लो, वो लोग पूछते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। वो लोग एग्जाम में तुमसे टाइम पीरियड पूछेंगे, राइट। अब टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी होता है, और कैपिटल टी क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं तो ओमेगा के टर्म्स में लिखूंगा फॉर्मूला, पहले ओमेगा निकालूंगा, फिर 2 पाई बाय ओमेगा कर लूंगा, खत्म। देखो तो मैंने लिख दिया कि टी साइन थीटा तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी है, राइट। दोनों को डिवाइड कर लो, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी आएगा, एम कट जाएगा, ठीक है। देखो अब एक काम करता हूं, ये आर है ना, आर, बट ट्रिग्नोमेट्री आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। एक मिनट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
हाँ, बाय ट्रिग्नोमेट्री व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज आर बाय एल, तो आर होगा एल साइन थीटा, देखो ना साइन थीटा इज इक्वल टू रेडियस आर डिवाइडेड बाय लेंथ अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस r के जगह पे मैं l sin थीटा लिखने वाला हूँ और tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिखूंगा। देखो तो ये sin थीटा गया, ओमेगा मिल गया, एक बार ओमेगा मिल गया तो t 2 पाई बाय ओमेगा है, तो ओमेगा तो हम जानते ही थे, सब्सटीट्यूट कर लिया, आ गया आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। अगर टेंशन पूछा गया तो क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनना। एक काम करता हूँ, टाइम पीरियड को मैं टी डैश लिखता हूँ बच्चों, तो गड़बड़ नहीं होगी, याद रखना टाइम पीरियड को मैंने टी डैश लिखा। अगर टेंशन पूछा तो देखो सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएगा टेंशन, टेंशन इज एम जी अपॉन कॉस थीटा, टेंशन पूछा तो एम जी अपॉन कॉस थीटा, और टाइम पीरियड पूछा तो 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या पूछेंगे वो लोग एग्जाम में, देखो वो लोग दो ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो वो लोग बोलेंगे व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछेंगे। या ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टॉप पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट 6 mg, ये पूछेंगे तुमसे। चलो पहले टॉप वाले पॉइंट को देखो जिसको मैं नाम दूंगा ए। टॉप वाले पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, जब मास टॉप वाले पॉइंट पे होता है ना, तो तुम्हारा स्ट्रिंग में टेंशन नीचे की तरफ एक्ट होगा, टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट होगा, राइट, नीचे की तरफ एक्ट होगा, mg भी नीचे एक्ट होगा। तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, देखो ना तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, देखो दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, TA प्लस mg। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, TA प्लस mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने लिखा MVA स्क्वायर बाय आर। याद रखना MV स्क्वायर बाय आर मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होती है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूसीएम होता है, इसलिए VA स्क्वायर बाय आर लिखा। अब सुनो बच्चों, अगर मुझे कम से कम स्पीड निकालना है ना, तो टेंशन भी कम से कम होना चाहिए। अब टेंशन मिनिमम क्या हो सकता है वायर में, किसी वायर में मिनिमम टेंशन क्या हो सकता है, 0.0000, मतलब एकदम क्लोज टू जीरो ना। तो एक काम करता हूँ, फॉर मिनिमम स्पीड टेंशन शुड बी इक्वल टू जीरो, मिनिमम स्पीड के लिए टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द अपर मोस्ट पॉइंट शुड बी जीरो। ओके, तो बच्चों क्या होगा, अगर इधर जीरो डाल दिया तो आंसर आएगा mg इक्वल टू MVA स्क्वायर बाय आर, तो VA मिल गया, VA इज इक्वल टू रूट ऑफ RG, ये डन हो गया। अब अगर VA मिल गया ना, देखो VB भी मिल जाएगा, देखो ये पॉइंट को मैं B बुला रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो टेंशन कैसे एक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि धागा तुम्हारा यहाँ पे बच्चों, ये तुम्हारा धागा है, राइट, वो धागे में बांध के घुमाते हैं ना ऐसे, तो ये धागे में टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ऊपर की तरफ, और mg नीचे। तो अब क्या हो रहा है कि टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स सेंटर की तरफ, लेकिन mg नहीं, उल्टा है, मतलब टेंशन सेंटर की तरफ है लेकिन mg उल्टा है, तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, TB माइनस mg, जो मैं बाद में लिखूंगा, डोंट वरी। पहले तो मैं तुमको वेलोसिटी एट B निकाल के देता हूं, देखो A पे वेलोसिटी आ गई मिनिमम वाली, तो B पे भी मिल जाएगी, कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो लॉस हो नहीं रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। इन अदर वर्ड्स मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर, और वी ए मैं जानता हूं, और ये कितना ऊपर है, देखो नीचे से कितना ऊपर है, मतलब यहां से देखो कितना ऊपर है, 2r, तो mgh मतलब mg इंटू 2r, h के जगह पे 2r आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर, और ये तो लोएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सॉल्व कर लो, आ गया ये। ओके, और मैंने तुमको बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, बी पे टीबी ऊपर जा रहा है सेंटर की तरफ, लेकिन mg उसको कैंसिल कर रहा है, तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टीबी माइनस mg, टीबी माइनस mg, सी को बाद में देखते हैं, देखो टीबी माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना, याद रखना मैं वीबी जानता हूं, वीबी जानता हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसको ये इक्वेशन 1 है, ध्यान से सुनना बच्चों। मुझे निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज हाउ मच, 6 mg। तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि टेंशन सबसे ज्यादा नीचे की तरफ होगा, नीचे वायर सबसे ज्यादा खींचेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होता है नीचे, देखो नीचे वाले पॉइंट पे बी पे सबसे ज्यादा स्पीड होगा तो टेंशन ज्यादा होगा। तो टीबी माइनस टीए कैसे निकालूंगा, सिंपल, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इस इक्वेशन नंबर 1 को ना 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके, बस सब्ट्रैक्ट कर दो,
अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया ना 1 को 2 से, और VA और VB का वैल्यू भी डाल दो, VA तुम जानते हो रूट ऑफ RG है, VB तुम जानते हो रूट ऑफ 5 RG, इनकी वैल्यूज भी सब्सटीट्यूट कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो तुमको आंसर आएगा TB माइनस TA इज इक्वल टू 6 mg। बड़ा आसान है, कर लेना, एकदम आराम से हो जाएगा, राइट। अच्छा लास्ट, अब क्या करना है देखो, सी ये सी वाले पॉइंट पे भी तुम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन बी एंड सी, मतलब टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। जैसे ए और बी पे किया ना, वैसे बी और सी पे कर लेना, राइट। सी कितने हाइट पे, आर हाइट पे है, तो बस ऐसे ही कर लेना, तुमको वीसी मिल जाएगा। अब देखो सी पे क्या हो रहा है, सी पे सेंटर की तरफ खाली एक ही फोर्स है, दैट इज टीसी, तो टीसी ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो टीसी का फॉर्मूला क्या आएगा, एमवीसी स्क्वायर बाय आर, और वीसी तुमने ऑलरेडी निकाल दिया रूट ऑफ 3 RG, राइट। तो यहाँ पे रूट ऑफ 3 RG डाल दो, आगे आंसर 3 mg। ओके, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। जरूर कमेंट करके बताना क्या ये वीडियो यूजफुल था। देखो ये वीडियो मैंने पढ़ाने के लिए नहीं बनाया, याद रखना, ये वीडियो का मेन एम ये था कि बच्चे रिवाइज कर ले। मेरा वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ये है कि रिवीजन करवाना है, मतलब कम से कम टाइम में तुमको सब कुछ समझाना है एक बार, राइट। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। इसके आगे का जो पार्ट है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट, उसके लिए मैं एक सेकेंड वीडियो बनाऊंगा। ओके, so thanks students, bye everyone।